Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे. तो we were doing our second chapter of class 8 which is microorganisms. तो हमने microorganisms में दो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए थे. एक तो गुड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए एज अ फ्रेंड हैं और जो हमारे लिए एज फो हैं, शत्रु हैं हमारे लिए. तो दो टॉपिक्स हमने क्लियर करे थे. आज हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आगे कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे कैसे हैं, एज अ फ्रेंड कैसे हैं. उनमें कुछ टॉपिक्स हमने करे थे जैसे कि एक फूड प्रिजर्वेशन था कि हमारे फूड को प्रिजर्व करने में यानी कि सुरक्षित रखने में हमारे कैसे काम आते हैं. तो एक दो टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. शुरू में तो हमने थोड़ा मोटा मोटे तौर पे पढ़ा था कि कैसे कैसे हेल्प करते हैं, दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में काम आते हैं, पर वो काम आते कैसे हैं. फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे आज हम. स्टार्ट करते हैं. ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के जिनसे हम अपने घर में अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. फूड प्रिजर्व का मतलब समझ लीजिए एक बार. प्रिजर्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बचा के रखना. जैसे कि हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं. जो खाना होता है हमारे से हम कुछ खाना बनाते हैं या दूध मम्मियाँ गर्म करती हैं तो हम रात को फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो. तो वो एक तरीके से प्रिजर्व करने का काम करता है. जो रेफ्रिजरेटर है हमारा वो हमारे दूध को, हमारे मिल्क को प्रिजर्व करने का काम करता है. तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन. एक वन ऑफ द मेथड है जो रेफ्रिजरेटर में हम अपना मिल्क या अपना फूड वगैरह रखते हैं बचा हुआ. दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग. तो ये हमारे कुछ कॉमन मेथड्स हैं. केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग. इन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज केमिकल मेथड्स, यानी कि कुछ केमिकल्स यूज करके हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. सोल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स विच आर ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेटिव्स. नमक और कुछ ऑयल्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को प्रिजर्व करने में काम आते हैं. जैसे कि अचार बनाते हैं हम लोग घर में. तो अचार जिस टाइम पे हम बनाते हैं, हम अगर सपोज करो हमने आम का अचार बनाया तो हम उसको अचार को धूप में सुखाते हैं. पहले धूप में सुखाने के बाद हम उसमें तेल और नमक वगैरह डाल के मिला के तब उसको हम रखते हैं. मतलब जब उसे बनाते हैं हम उसमें तेल वगैरह ज़्यादा डाल के रखते हैं. आपने कभी अपनी मम्मियों से पूछ के देखना कि अगर अचार में तेल कम रह जाए ना तो वो जल्दी खराब हो जाता है. तो जल्दी खराब ना हो इसलिए हम उसमें तेल ज़्यादा डालते हैं. तो जो हमारा ऑयल है ये हमारे लिए अचार के लिए प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है. ठीक है. जैसे सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये हमारे कुछ और प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे खाने को हमारे प्रिजर्व यानी खराब होने से बचाते हैं, स्पॉइल होने से. जैम्स और स्क्वैशेस वगैरह में भी ये चीज़ें यूज होती हैं, उनको खराब होने से बचाती हैं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट. कॉमन सोल्ट से हम अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं. जैसे कि मीट वगैरह हो गया, फिश हो गई हमारी, इनके ऊपर भी जब इन्हें प्रिजर्व करके इन्हें रखा जाता है ना तो जैसे हमारे फ्लैश होते हैं, मतलब कि मीट वगैरह जो होते हैं हमारे, जब उनको उनके जो सपोज करो चिकन हो गया, चिकन का फ्लैश जो होता है, जो मीट होता है, उसको रखा जाता है जब जिस टाइम पे उसमें फ्री स्पेस में रखा जाता है तो उसके ऊपर नमक लगा के तब रखा जाता है. उससे क्या होता है, नमक लगाने से उसके ऊपर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगते, जिससे वो खराब नहीं होता है, प्रिजर्व हो जाता है उससे. टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए उसके ऊपर सॉल्ट लगाया जाता है. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगो, टैमरिंड. इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी हम सॉल्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर का यूज भी करते हैं हम प्रिजर्व करने के लिए. जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, यानी कि जैम, जेलीज और स्क्वैशेस हमारे शुगर से प्रिजर्व होते हैं. कैसे कि शुगर जो होता है वो हमारे मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है मॉइस्चर को. शुरू में हमने पढ़ा था, एक छोटा सा आप समझने के लिए ले सकते हो इस चीज़ को, कि हमने पढ़ा था वाटर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है. मतलब कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा बढ़ते हैं क्वांटिटी में. तो वैसे मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर में तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी यानी कि गीलापन. वही पानी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हाइड्रेट हो गया. तो मॉइस्चर हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और जो शुगर है हमारा वो मॉइस्चर को कम करता है. तो यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम कर देता है उससे. तो हमारा जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होता शुगर ऐड करने से. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर भी हमारा खाने को प्रिजर्व करने के काम आता है.
बैक्टीरिया से। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट, यानी कि ऑयल और विनेगर के अंदर बैक्टीरिया हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवेंस के लिए हर चीज को अपनी अपनी एक अलग एनवायरमेंट की जरूरत होती है, तो ऑयल और विनेगर के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें भी हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर लेते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट, फिश, मीट वगैरह हम ऑयल और विनेगर की हेल्प से प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पानी उबाल के पीना चाहिए, अच्छा होता है, शुद्ध पानी होता है, बॉइल्ड वाटर जो होता है हमारा वो। तो उससे क्या होता है, जब हम हीट देते हैं ना वाटर को, तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मर जाते हैं, तो हीट उनको खत्म कर देती है। जबकि जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, मैंने शुरुआत में बताया था, रेफ्रिजरेटर में जब हम खाना रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। ठंडा एनवायरनमेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, खत्म कर देता है उनकी ग्रोथ को, यानी कि बढ़ने नहीं देता उन्हें। तो कोल्ड और हीट दोनों ही चीजें जब एक्सटेंट लेवल पर, ये नहीं है कि कोल्ड और हीट का मतलब कि गर्मी हो रही है भाई बहुत ज्यादा, तो बाहर जो गर्मी कैसे, मतलब जैसे गर्मियों के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में गर्मी होती है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया मर जाएंगे, नहीं। प्रॉपर अमाउंट ऑफ बॉयल, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट और प्रॉपर अमाउंट ऑफ कोल्ड, दोनों ही चीजें, टेम्परेचर बढ़ना और घटना, दोनों ही चीजों का एक प्रॉपर अमाउंट होता है जिसपे बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, एक चीज आपने सुनी होगी कि जो पैकेट के दूध होते हैं, पैक्ड, आप लोगों को अपनी मम्मी से पूछ के देखना, वो बताएंगे कि जो मिल्क होता है हमारा, ज्यादा टाइम तक हम उसे रोक के नहीं रख सकते, वो खराब हो जाता है। अगर 2 से 3 दिन हम एक ही दूध को यूज करते रहें, भाई हम दूध लेके आते हैं कहीं से, अगर 2 से 3 से 4 दिन हो गए तो वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, 4 दिन तक भी रुक नहीं पाता, उससे पहले ही खराब हो जाता है। लेकिन जो पैक्ड होते हैं, पैकेट के जो मिल्क होते हैं, वो चल जाते हैं ज्यादा दिन भी। तो वो कैसे चल जाते हैं, क्योंकि वो पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं। पेस्चराइज्ड होता क्या है, मिल्क को आप जब एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ये पेस्चराइजेशन, इस प्रोसेस में जब आप मिल्क को इस प्रोसेस से गुजारते हो तो वो खराब नहीं हो पाता, फिर वो लॉन्ग टाइम तक बचा हुआ रहता है उसके अंदर, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं उसके अंदर के। वो जो प्रोसेस है वो देखेंगे हम कैसे होता है। मिल्क को पहले 70 डिग्री तक हीट किया जाता है, फिर उसको हीट करते हैं, मतलब हीट करने के बाद एकदम से उसको ठंडा करते हैं। पहले 70 डिग्री हीट का मतलब 70 डिग्री हीट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो 100 डिग्री पे हमारा पानी जो है वो बॉईल हो जाता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा वाटर का है वो 100 डिग्री है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर पे हम अपने पहले मिल्क को बॉईल करते हैं, हीट देते हैं, उसके बाद उसे सडन चिलिंग देते हैं, यानी कि एकदम से उसको फिर ठंडा करते हैं, उस ठंडा होने के बाद हम उसे स्टोर कर देते हैं, यानी कि पैकेट में बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो नहीं होती, वो होने से रुक जाती है। इसी प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये लुइस पास्चर ने दिया था, उन्हीं के नाम से पेस्चराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। इससे हमारा जो पैकेट का दूध है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि स्टोर करके रखना। आपने सुना होगा कि एयर टाइट आपने सुना होगा कि एयर टाइट चीजों में खाने को बंद रखो, या फिर कोई ऐसी जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं, नमकीन वगैरह होते हैं कि एयर टाइट में बंद रखो तो उनमें सीलन नहीं आएगी, अच्छी रहेंगी, वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो चीजें जब हम एयर टाइट बंद एयर टाइट जगह पे बंद रखते हैं तो उससे भी हमारे वो प्रिजर्व करके रखती है चीजों को। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। जैसे हमारे मॉल्स होते हैं या होलसेलर की जो शॉप्स होती हैं, उन पे अगर आप जाओगे तो आपको वेजिटेबल्स भी एयर टाइट पैकेट में मिलती है अब के टाइम पे काफी। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं हवा में, बैक्टीरिया या फिर मॉइस्चर में बोल दो, वो अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीका होता है प्रिवेंट करने का। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। फूड प्रिजर्वेशन हमने पूरा पढ़ लिया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमारे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके उसको प्लांट को देना, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ग्रोथ लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, इन सब चीजों की अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत होती है ना। वैसे ही जो प्लांट होते हैं हमारे, प्लांट को भी ग्रोथ लेने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है,
तो नाइट्रोजन प्लांट को, यानी कि प्लांट के अंदर हम नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं ये पढ़ेंगे। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। राइजोबियम हमारा एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे इसमें आपने दिख रहा होगा मटर का प्लांट है, यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर हमारे सीड्स होती हैं, जैसे कि मटर में होती हैं हमारी जो पीज का प्लांट होता है, या फिर फलियां होती हैं हमारी, बीन्स जिन्हें हम बोल देते हैं, इस तरह के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इस तरह के प्लांट्स के रूट्स में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेता है और उसको उस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है जिस कंपाउंड से प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है 78%। लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट कंटेन नहीं करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन जाती है वो राइजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया है, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और उसे कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उस नाइट्रोजन को कंटेन कर सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना, अब सपोज करो कि आलू हैं, आलू खेत में उगाए जाते हैं, तो खेत में से वो आलू निकाल के डायरेक्ट तो हम उन्हें नहीं खाते कि भाई हमें भूख लगी, हम गए खेत में, आलू हमने निकाले और हमने खा लिया, ऐसा तो नहीं होता। आलू को निकालते हैं फार्मर्स वगैरह, फिर वो सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई के बाद हमारे घर में आते हैं, जिसमें मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजर के, उसे अभी डिस्कस नहीं करते, मतलब कि वो हमारे घर में आते हैं, फिर मम्मी उन्हें कन्वर्ट करती हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसे इनटेक कर सके, यानी कि सब्जी बनाती हैं, बॉईल करती हैं, कैसे भी करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में हम उसे इनटेक कर सके। वैसे ही जो राइजोबियम बैक्टीरिया है हमारा, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में प्लांट उसे इनटेक कर सके। जैसे कि आप बोल दो कि मम्मी मार्केट से लाती है, तो मम्मी वो एज अ राइजोबियम हो गई, मार्केट हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गया, मतलब कि एटमॉस्फेयर हो गया जहां से वो नाइट्रोजन लाई जा रही है, और फिर उसे कन्वर्ट करके हम हो गए प्लांट्स, हमें यानी कि प्लांट्स को वो नाइट्रोजन उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दी गई जिस फॉर्म में प्लांट को जरूरत होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया आप लोगों को। लेकिन फिर भी एक चीज है कि नाइट्रोजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, भाई बैक्टीरिया नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है और प्लांट को दे रहा है, तो कम होनी चाहिए उस हिसाब से, तो क्योंकि प्लांट्स भी काफी हैं और ये तो प्रोसेस रेगुलर चल ही रहा है, तो कम होनी चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होती है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कांस्टेंट ही बनी रहती है। अब हम देखेंगे कैसे। ये लेग्यूम्स की रूट्स हैं हमारी, जैसे कि आप देख रहे होंगे रूट्स वगैरह हमारे लेग्यूम्स की हैं, ये इतनी फैली हुई होती हैं ये। तो अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट कैसे बनी हुई है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है। ठीक, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उसी से प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, सब कुछ उसी के अंदर, मतलब उसी के थ्रू, उसी के हेल्प से बनते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी डायरेक्ट उसे नहीं ले सकते। हम लोग कैसे लेते हैं, यानी कि एनिमल्स, ह्यूमंस को भी एनिमल्स के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, तो एनिमल्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स कैसे लेते हैं, अभी वो मैंने समझाया, राइजोबियम उसको कन्वर्ट करती है। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये वही हो गया कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं बैक्टीरिया और उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को उसकी जरूरत होती है, मतलब प्लांट उसको ले सकता है। Once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plant from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds. वही ऐसे हम कि पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर रूट्स के थ्रू प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं और फिर वो अलग अलग चीजें बनाने में प्लांट की हेल्प करती है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह या फिर और भी अदर कंपाउंड्स में। Animals feeding on plant get these protein and other nitrogen compound. जब यह जो प्लांट को नाइट्रोजन मिला है जिसकी हेल्प से प्रोटीन बना है या फिर अदर कंपाउंड्स बने हैं, अब उस प्लांट को जब एनिमल फीड करेगा, एनिमल खाएगा,
तो एनिमल के अंदर भी प्रोटीन जाएगा या फिर नाइट्रोजन के जो भी अलग अलग कंपाउंड्स बने हैं वो सब चले जाएंगे. When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. मतलब कि जब प्लांट मरता है, मतलब कि कोई भी प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, प्लांट भी लाइफ टाइम तो सर्वाइव करते नहीं है, खराब तो होते ही एक टाइम के बाद मर जाते हैं. एनिमल्स भी जब मरते हैं तो उनका जो वेस्ट होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से उनके अंदर का जो वेस्ट से नाइट्रोजन वगैरह है, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह, नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं, वो दोबारा से वो सॉइल में मिक्स करके फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके वो दोबारा से प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं. ठीक है. सर्टेन अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और कुछ बैक्टीरियाज उनको इस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कुछ तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है. कुछ बैक्टीरिया हमारे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, जिससे वो एटमॉस्फेयर में दोबारा से चली जाती है. एटमॉस्फेयर में तो गैस की फॉर्म में ही है, वो एटमॉस्फेयर में भी दोबारा से चली जाती है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. ये मतलब कि इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बनी रहती है. ये हमारी एटमॉस्फेरिक साइकिल है, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल है. एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, जैसे कि आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन से हम सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो एटमॉस्फेयर से उसको गैस को लेते हैं. बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसको उस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जिस कंपाउंड से वो सॉइल के अंदर या प्लांट के अंदर जा सके. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट, उसको फिर सॉइल के अंदर डालते हैं. उस सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस, यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया हमारे जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आई है उस नाइट्रोजन को गैस में कन्वर्ट करता है और वो गैस फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाके मिक्सअप हो जाती है. एक तो ये हो गया. दूसरा, जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द गैस यानी इन द सॉइल, सॉरी, यानी कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड सॉइल में मिक्स हुए हैं, अपटेक बाय प्लांट्स के थ्रू वो लिए जाते हैं. एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स को लेता है. नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है एक्सक्रीशन या फिर डेथ के थ्रू. एक्सक्रीशन होता है यानी कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. एक्सक्रीशन या डेथ के थ्रू वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो दोबारा से जाके सॉइल में मिल जाता है. ठीक है. फिर से वो सॉइल के अंदर के जो बैक्टीरिया है उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है. ये दूसरी कंप्लीट हो गई हमारी साइकिल. एक होती है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. लाइटनिंग होती है थंडर, यानी कि जो बिजली कड़कती है हमारी. बिजली कड़कने से क्या होता है, जो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो ब्रेक डाउन होके नाइट्रेट बना लेता है, जो कि हमारा सॉइल में जाके मिल जाता है. ठीक है. तो ये भी हमारा एक हेल्प करता है. ये पूरी हमारी नाइट्रोजन साइकिल है. वही जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था इसमें शॉर्ट करके दिखा दिया इन्होंने. खत्म. समझ में आया नाइट्रोजन फिक्सिंग आपको? ठीक है. तो चैप्टर इज फिनिश. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था पर अच्छा था. मतलब माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा. छोटी छोटी चीजें हमें लगता है कि जरूरी नहीं है शायद, लेकिन आपने देखा होगा कितनी ज्यादा हमारी हेल्प करती हैं ये चीजें और कितनी हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है. थैंक यू सो मच.